एज ए सैलरीड एम्प्लॉय जब भी हम लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो हमारे मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि जो मेरा टीडीएस कटा है, चाहे एम्प्लॉयर ने काटा हो या कहीं और से कटा है, उसका मैक्सिमम रिफंड हमें मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ फेक डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट नहीं किया उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज को हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, इस साल में हो क्या रहा है कि इनकम टैक्स पोर्टल का एल्गोरिदम इतना एक्यूरेट बन गया है कि अगर आप कुछ फेक क्लेम या डिडक्शन डालते हो तो आपको रिफंड आए ना आए, उसका नोटिस जरूर आएगा। और नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया है, जो भी एग्जम्पशन आपने क्लेम किया है, उसका प्रूफ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है। इसमें अगर आपने किसी प्रोफेशनल पर्सन की या किसी अन्य पर्सन की हेल्प ली है तो नोटिस में ये भी देखा जा रहा है कि उन पर्सन का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसी चीजें भी मांगी जा रही है। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ गलतियां करते हैं एज ए सैलरीड एम्प्लॉई। सबसे पहली बात आपको ये देखना चाहिए कि अगर सैलरी के अलावा भी आपका कोई अदर इनकम है तो आप उसका जो एडवांस टैक्स है वो प्रॉपर जमा कराइए। इससे होगा क्या, जो आपका 234 ए बी सी का इंटरेस्ट है वो सेव होगा। ये हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। एडवांस टैक्स प्रॉपर जमा कराइए। अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। और सारे के सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ, एचआरए, मेडिकल बिल या अन्य किसी प्रकार के जो बिल है जिसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करना चाहते हो, उसको आप अपने एम्प्लॉयर को ही दे दीजिए। इससे होगा क्या, जब आपका फॉर्म 16 क्रिएट होगा तो उसमें ये सब चीज़ मेंशन होके आएगी। ये सब चीज़ें फॉर्म 16 में जब मेंशन होके आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपका बिलो इनकम में आता है तो आपका एम्प्लॉयर है वो टीडीएस ही नहीं काटेगा। सो आपको जो टीडीएस आप 1 साल बाद क्लेम करना चाहते थे वो आपका कटेगा ही नहीं। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपको वर्किंग कैपिटल का फायदा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमारा एचआरए है, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयर को वो बताते नहीं है। एम्प्लॉयर को बताया नहीं तो उन्होंने उस बेसिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट कर दिया। अब जब अब रिटर्न प्रोसेस के टाइम पे जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं उसको बताते हैं और फिर वो उस टीडीएस को क्लेम करता है, इसमें आपका 6 to 8 मंथ तो ऐसे ही चला जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि आप जेन्युइन हो, आप फॉर्म 16 में ये रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा, मैनुअली पंच कर रहे हो, तब भी आपको नोटिस आ सकता है। तो अननेसेसरी का आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हरेसमेंट भी होगा। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के रिप्लाई देने के लिए हो सकता है कि आपको किसी और प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न का वेट मत कीजिए। आपके जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, एचआरए है, मेडिकल बिल है, जो भी आपने पीपीएफ, एनएससी, म्यूचुअल फंड जो भी ले रखा है, वो सारा का सारा अपने एम्प्लॉयर को दिखा दीजिए। उसके बेसिस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। दूसरा, आप बिल्कुल भी फेक डिडक्शन क्लेम मत कीजिए। 4-5 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में अगर आपको नोटिस आ गया तो हो सकता है ये 4-5 हज़ार रुपये आपके 10-20 हज़ार रुपये लेके चले जाए, क्योंकि नोटिस का रिप्लाई जो होता है वो इतना इजी नहीं होता है। और दूसरा, नोटिस के रिप्लाई में एक बार रिप्लाई होने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो नोटिस खत्म हो गया फिर सामने से उसका रिवर्ट बैक आएगा फिर हमको करना पड़ेगा। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। मैं आपको अगेन एक ही बात बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट जो है अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कीजिए। रिटर्न में कोई भी फेक डिडक्शन क्लेम मत कीजिए, क्योंकि इस बार रिफंड की जगह नोटिस आ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।